एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? यस सर, यस अब आ सर। रही है। मैंने आपको मैसेज भी किया था, ओके लेकिन अब कब की नहीं आ रही, स्टार्ट से नहीं आ रही थी। ओके। मैं तो तकरीबन मेरा ख्याल है बड़ी डिटेल में पढ़ा भी गया हूँ यस सर, मैं और देख रहा था, मैंने आपको मैसेज किया है, इवन कि यहाँ पे भी मैंने मैसेज किया आपको, तो आप अच्छा अच्छा, यहाँ क्यों। वाला मैसेज तो नज़र नहीं आता, लेकिन चले, कितना टाइम हो गया? आई थिंक इट्स, स्टार्ट से सर, स्टार्ट से चलें जी। लेकर अब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, समरी कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द क्लास। मैंने अब तक डिस्कशन में ये डिस्कस किया, पहले तो मैंने ये बताया कि लेक्चर 9:53 पे इसलिए स्टार्ट हुआ कि माइक नहीं कन्फिगर हो रहा था, उसमें कोई एरर आ रहा था। दूसरा मैंने ये बताया क्लास में कि मैंने लेक्चर लेना था आज ऑफिस से, लेकिन क्योंकि वहाँ पे माइक और स्पीकर्स नहीं हैं तो मैं नहीं ले सका। और घर पे रखने का मकसद ये है उसको कि आपके 2 सेशंस जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से नहीं हुए ऑटोमेटा के थर्सडे के, वो और एक सेशन जिस पे मैं लीव पे था, तो 3 सेशन आपके मिसिंग हैं, वो मुझे रिकॉर्ड करने हैं और आपसे शेयर करने हैं। और मैंने इसमें आपको बताया कि आप लोग परेशान ना हों, क्योंकि ये जो सेशन है इसका ताल्लुक फाइनल टर्म के सिलेबस के साथ है। मिड टर्म का सिलेबस आपका ईद की छुट्टियों के पास पूरा हो गया था, उसमें पहले 7 चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड थे और कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2 और 3 उसमें शामिल थे। तो ये जो आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुनेंगे इसका इंटरेक्टिव सेशन ऑनलाइन भी कर लेंगे, और जब आपके मिड टर्म्स हो जाएंगे तो 3 हफ्ते का साइकोमोटर इवैल्यूएशन पीरियड है, उसमें लैब्स मेरी हर हफ्ते 2 सेशन आपके साथ हुआ करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो उसके अंदर हम कुछ टाइम इन लेक्चर्स की डिस्कशन के लिए पहले हफ्ते में रख लेंगे तो जो आपके आते ही इम्तिहानात हैं 3 जुलाई से, उसमें आपके पहले 7 चैप्टर्स हैं जो कि हम कब के कर भी चुके हैं और आप सेमेस्टर प्रोजेक्ट में उसे इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था खुलासा जो कि मैं बता रहा था। और ओके, बाकी मैं आपको ये बता रहा था कि मिड टर्म में 7 चैप्टर्स होंगे टोटल, 1 to 7, ठीक है। और 7 चैप्टर्स में 3 CLOs आते हैं, तो मैं CLO 1 to 3 बता रहा था कि CLO 1 में आपने इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स पढ़े थे, इमिटेशन गेम्स, लाइफ ऑफ एलन ट्यूरिंग की 2 वीडियोस देखी थी, और उसके बाद आपने चैप्टर 1 पढ़ा था। 2 और 3 में लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन था, फॉर्मल और एब्स्ट्रैक्ट का, और बड़े बुनियादी से न्यूमेरिकल्स थे। CLO 2 में आपने चैप्टर 4 में शुरू किया था, और CLO 2 क्या था? आइडेंटिफाई डिफरेंट फॉर्मल लैंग्वेज क्लासेस एंड देयर रिलेशनशिप। तो हर रेगुलर एक्सप्रेशन एक रेगुलर लैंग्वेज की क्लास को रिप्रेजेंट करती है, और आपने आगे FSAs बना के ये देख भी लिया जब मैंने आपको इवन का FSA कराया था और प्लस को हमने मूव किया था। वो तो एक स्टेट में था ना, उसे हर स्टेट में हम लेके गए थे, और हमने देखा था कि शुरू में तो वो इवन एज इवन बीज थे, फिर ऑड एज ऑड बीज हो गए, इवन एज ऑड बीज हो गए, इवन बीज ऑड एज हो गए। यानी कि हर नोड जो डिटर्मिनिस्टिक मशीन में होती है वो एक फॉर्मल लैंग्वेज की क्लास को रिप्रेजेंट करती है, और हर क्लास का एक ख़ास रब्त होता है। रिलेशन का मतलब है रब्त। आप रेगुलर लैंग्वेज की आरी की लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग बना के देखिए, हर लफ्ज़ के अंदर आपको एक रब्त चलता हुआ नज़र आएगा। वो मस्ट कंडीशन या रब्त पहले लफ्ज़ से शुरू होके आखिरी लफ्ज़ तक, जो कि इन्फिनिटी को लीड करता है, लास्ट वर्ड तक वो होल्ड करेगा तो हमने फॉर्मल लैंग्वेजेस की क्लासेस भी देखी और उनके रिलेशनशिप को देखा, और डिफरेंशिएट भी आप आराम से कर लेते हैं। हमने देखे डिफरेंट आरीज के जब आप प्लॉट करते हैं डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स में, तो वो डिफरेंटली प्लॉट होती हैं। साथ हमने ये भी देखा कि सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस ही फॉर्मल लैंग्वेज की किस्म नहीं है, बल्कि कुछ और लैंग्वेजेस भी हैं जिस तरह के नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर्स में, जैसे अभी हमने CFG पढ़ी है, तो हम अब नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी टच करेंगे। तो ये हमने CLO 2 में किया था, और CLO 2 आपके चैप्टर 4 से था फिर आपने CLO 3 शुरू किया FSAs में, और CLO 3 में था डिज़ाइन ग्रामर्स एंड रिकॉग्नाइजर्स फॉर डिफरेंट फॉर्मल लैंग्वेजेस। रिकॉग्नाइजर्स आपकी मशीन्स, सेमेस्टर प्रोजेक्ट में आपने एब्स्ट्रैक्ट के बाद अपनी
ग्रामर डिज़ाइन की, एक्शंस डिज़ाइन किए, बाद में उनके एफएसए भी बनाए, तो आपने ना सिर्फ इंडिविजुअल ग्रामर्स बनाई बल्कि पूरा एक ब्रेन जनरेट किया। आपका एक एप्लीकेशन एरिया था, उस एरिया के एक्शंस आपने सोचे और उनकी आरईज लिखी, यानी कि आपने ग्रामर्स डिज़ाइन की और उन ग्रामर का कॉम्बिनेशन या जी ग्राफ जो है वो पूरा एक ब्रेन है, एक एनालिटिकल इंजन है, एक एक्सपर्ट सिस्टम है, थ्योरेटिकल मैथमेटिकल मॉडल है जो कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट को परफॉर्म कर सकता है, यानी कि वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में इंटेलिजेंटली। इनोवेटिव का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इंटेलिजेंस का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने नाम सुना होगा, वो आर्टिफिशियल इनोवेशन नहीं है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जिक्र किया, समरी करूँगा। जहाँ इनोवेशन की बात आ जाएगी, यानी कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स को आप प्रोग्राम कर सकेंगे तो फिक्शन मूवीज़ रियलिटी में तब्दील हो जाएंगी। मशीन्स कैन देन थिंक लाइक ह्यूमन ब्रेन्स एंड वो इनोवेट कर सकेंगी और अपने सर्वाइवल का सोच सकती हैं। तो वो एक फिक्शन की हद तक फ़िलहाल बात है। और आपने DTM पिछले हफ्ते पढ़ी थी। DTM बेसिकली इज़ कंप्यूटर डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन की जो कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस हैं, दोज डिफाइन कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशन। वी विल शॉर्टली सी इट्स डेफिनेशन एज वेल। मशीन हम पहले देख आएँ। तो ये सिलेबस था स्टूडेंट्स आपके मिड टर्म का, पहले 7 चैप्टर्स। आगे आपने क्लीनी थ्योरम में TG GTG छठे चैप्टर से देखे और फिर आपने यूनिफाई करके आरी निकाली किसी FSA में से और जी मेथड को अप्लाई किया। ठीक है, तो क्लीनी थ्योरम का जो प्रूफ है वो आप डिस्क्रिप्टिवली या कॉन्ट्रडिक्शन से सॉरी डिस्क्रिप्टिवली या कॉन्ट्रडिक्शन से आप वो कर सकते हैं। बाकी उसमें जो दो हमारे काम की चीज़ें हैं वो आरी को एक्सट्रैक्ट करना और जी मेथड है। तो ये 7 चैप्टर हैं पहले जो आपके मिड टर्म में, यहाँ से आप काउंट करिए 2 4 5 6 7 और एक ये 8 चैप्टर्स। ट्रांसड्यूसर्स आपके फाइनल के इम्तिहानात में शामिल होंगे, मिड टर्म में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है CLO 1 2 और 3 ये शामिल हैं आपके मिड टर्म में। फाइनल के अंदर CLO 1 2 3 4 और ये बेसिकली ये जो आपको TM नज़र आ रहा है इसमें CLO 4 एंड 5 है। और इसमें CLO 5 इसलिए आया हुआ है कि मैच जो है वो एक CLO हो सकता है। अब इसमें CLO 4 का क्या हिस्सा है कि ये भी एक डिटर्मिनिस्टिक मशीन है। ठीक है, ये कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है 4 में हमने जो है वो डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स काफ़ी सारी हम यहाँ पे करेंगे। तो CLO 4 एंड 5 के साथ टच होता है और अगर देखा जाए तो इसमें किसी हद तक FSA के जीन्स भी हैं। तो CLO 3 4 5 अगर हम मिलाएं तो वो TM बनता है। और आपको पता है कि TM इज़ अ सुपर मशीन ऑफ ऑल वी स्टडी इन हाइपोथेसिस 1। ठीक है, GTG के भी ऊपर है। तो इसमें जीन्स तो GTG के भी हैं, TG के भी हैं, NFA के भी हैं, FSA के भी हैं। ठीक है, तो ये पीछे रेप्लिकेट करता चला जाएगा CLOs पे। इसकी जो बुनियाद है CLO 2 से लेके आप देखें 2 नहीं 3 से जहाँ से हाइपोथेसिस 1 शुरू होता है CLO 3 CLO 4 एंड CLO 5। तो फाइनल टर्म में ट्यूरिंग मशीन ज़रूर होंगी, लेकिन ये जो एक लफ्ज़ है डिसाइडेबिलिटी एंड इंट्रैक्टेबिलिटी, ठीक है, ट्रेस करना और डिसाइड करना, ये हम सेमेस्टर प्रोजेक्ट के अंदर और असाइनमेंट में कवर कर लेंगे। फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स के अंदर आपको बेसिकली ट्यूरिंग मशीन्स और उनको डिज़ाइन करना जिस तरह से FSAs आपने किए वो ज़रूर शामिल होगा, क्योंकि वो CLO 3 और 4 से उसका ताल्लुक है। जहाँ तक डिसाइडेबिलिटी इंट्रेसेबिलिटी है वो CLO 5 में आ जाता है। वो इसलिए मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, देखें 1 2 3 4 है, लेकिन सेमेस्टर प्रोजेक्ट और क्विज़ में क्या लिखा हुआ है 1 to 5। तो सेमेस्टर प्रोजेक्ट में आप ज़रूर उसको इवैल्यूएशन उसकी हो जाएगी, लेकिन फ़ाइनल में सिर्फ ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करना यानी कि बनाना उसमें शामिल होगा। डिसाइडेबिलिटी इंट्रेसेबिलिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और वो हम उसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि उसके लिए पूरा एक थ्योरेटिकल इंजन आपको चाहिए होता है डिड्यूस करने के लिए इन अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये था खुलासा स्टूडेंट्स 5-6 मिनट में, जो मैंने अब तक तफसील से गुज़िश्ता 20-22 मिनट में मैंने आपको मिड और फाइनल टर्म के सिलेबस की बात की यहाँ पे। इसी तरह आपके 2 क्विज़ होंगे, ठीक है, और वो दोनों क्विज़ होंगे साइकोमोटर इवैल्यूएशन में। मिड टर्म के बाद जो साइकोमोटर इवैल्यूएशन वीक्स हैं 3, उसके अंदर ये क्विज़ेस होंगे। एक जो आपका क्विज़ होगा उसका सिलेबस होगा आपके चैप्टर 8 तक। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं चैप्टर 8, 8वें चैप्टर तक क्विज़ 1 होगा
और उसके आगे हमने जो भी पढ़ा है वो क्विज 2 हो, ठीक है। 2 शॉर्ट क्विजेज होंगे आपके। और सेमेस्टर प्रोजेक्ट तो आप चल रहे हैं। सेमेस्टर प्रोजेक्ट का मैंने हाँ ये बताया इस 20 मिनट में क्यों ज़रूरी था, इसलिए कि किताब में मैंने आपको बताया था टेक्स्ट बुक में एप्लीकेशन नहीं है और हमें एप्लीकेशंस करनी है इसकी। तो यहाँ पे देखें डिज़ाइन ग्रामर जैसे हमारा कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, तो आप इस वक्त सेमेस्टर प्रोजेक्ट में पहली असाइनमेंट में आपने ग्रामर्स डिज़ाइन की, ना सिर्फ ग्रामर डिज़ाइन की, पूरा एनालिटिकल इंजन आपने डिज़ाइन किया, थ्योरेटिकल मॉडल बनाया, उसके रिकॉग्नाइजर्स बनाए, डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स बनाई उसकी, ठीक है, और उसे क्लासीफाई किया डिफरेंट फॉर्मल लैंग्वेजेस में। एक कार्य नहीं है, कम से कम आपने 20 मॉडल्स डिज़ाइन किए हैं, ग्रामर्स लिखी हैं जो आपकी थ्योरेटिकल इंजन को फॉर्म करती हैं। तो ये हमारा देखें CLO3 कितना अच्छा तरीके से इसमें अचीव हो रहा है। इसी तरह आगे के 4 और 5 भी हम इसमें करेंगे। CLO2 भी था, इसमें आपने जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फॉर्मल लैंग्वेज, आपने देखा कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे आप कंप्यूटर थ्योरी को अप्लाई कर सको लॉजिकली। तो आइडेंटिफाई किया फॉर्मल लैंग्वेजेस को, उसकी क्लासेस आइडेंटिफाई की सॉरी, और क्लासेस को आपने फिर ग्रामर्स यानी रेगुलर एक्सप्रेशंस की शक्ल में आगे आपने इम्प्लीमेंट किया। तो CLO2 CLO3 हमारे हो चुके हैं सेमेस्टर प्रोजेक्ट में। जस्ट अ मिनट, मुझे कहीं से यहाँ से धुआं आ रहा है, मैं जस्ट गिव। तो बात हो रही थी हमारे सिलेबस की। तो ये लेक्चर काफ़ी इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि अब आपने आफ्टर फ्यू डेज, कपल ऑफ वीक्स के बाद कैंपस आना है। तो ये आपके मिड और फाइनल का सिलेबस हो गया। तो जिस भी स्टूडेंट को अब ये मिड और फाइनल का सिलेबस पता करना हो, वो इस वीडियो लेक्चर को चैनल पे जाके प्ले कर ले, तो उसको मिड और फाइनल का सिलेबस तफसील से पता चल जाएगा। क्विज़ 1 क्विज़ 2 की भी समझ आ जाएगी, और सेमेस्टर प्रोजेक्ट की रीजनिंग क्या वजह है कि मैं आपको ये असाइनमेंट्स दे रहा हूँ सेमेस्टर प्रोजेक्ट की। बेटा अभी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप चलो वीकेंड पे इंशाल्लाह, ऑन द वीकेंड। ओके, तो सेमेस्टर प्रोजेक्ट की रीज़न क्या है, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए और कोर्स की एप्लीकेशन के लिए। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि बुक में कॉन्सेप्ट्स तो हैं, एप्लीकेशन आपको अभी टेक्स्ट बुक्स में नहीं नज़र आती कंप्यूटर थ्योरी की, वो लैक कर रही है। तो हम वो सेमेस्टर प्रोजेक्ट के ज़रिए या रिसर्च पेपर्स के ज़रिए हम उसको पूरा करेंगे। तो हम ये टास्क इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं, वरना आपको भी मेहनत करना पड़ेगी, मुझे भी चेक तो करने हैं ना। जब उसकी 5-6 असाइनमेंट्स बन जाएंगी और आप एक स्टूडेंट हैं और क्लास आपकी 26-27 की है, तो मुझे तो 27 बच्चों का काम इवेलुएट करना होगा, 6-6 7-7 असाइनमेंट्स। इट विल टेक वीक्स, a lot of sleepless nights, जिसमें दो घंटे कर्टेल नींद करके तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो ज़्यादा आसान था कि क्विज़ 1 क्विज़ 2 10-10 नंबर का आपसे अरेंज करूं और बाकी 10 नंबर की कोई आपको ऐसी टास्क दे दूं जो कि वाइवा या CP एक्टिविटी, एंड मेरे लिए भी काम आसान और आपके लिए भी आसान। लेकिन इस कोर्स से जस्टिफिकेशन नहीं होती। कोई कोर्स ऐसा होता है जिसमें आप ये काम कर भी सकते हैं। फर्स्ट ईयर के कोर्सेज होते हैं या ऐसे कोर्स जिसमें टेक्स्ट बुक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेती है कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, यू कैन डू दैट। लेकिन इस कोर्स में ऐसा करना आपके साथ ज़्यादती था, तो इसीलिए आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ रही है कोर्स को, और मुझे तो उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी जब आपका काम मैंने इवेलुएट करना है सारे स्टूडेंट्स का। ज़ाहिर है अब तक आपकी तीसरी टास्क चल रही है, और उस हर टास्क असाइनमेंट के भी 2-2 हिस्से होते हैं जिसमें पॉइंट्स डिवाइडेड है, रब्रिक्स डिवाइडेड हैं, फिर आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क रिलेटिव ग्रेडिंग करना। सो इट्स अ वेरी हेक्टिक टास्क। अगर आपकी एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट में 7 से 8 हिस्से हो जाते हैं चेक करने वाले, विच मीन्स इक्वल टू 8 पेपर्स।
जैसे आपका एक पेपर होता है मिड का फाइनल का, वो 8 पेपर आपके बन जाते हैं। तो आपको जहाँ पे थोड़ी मुश्किल हो रही है वहाँ टीचर को भी होगी, लेकिन हम एज अ टीम मकसद क्या है कि जो हमें टास्क मिली है नॉलेज एक्वायर करने की वो हम करें, और सीनियर ईयर्स के अंदर आप नॉलेज को क्रिएट करते हैं। ये भी मैंने अभी बताया था, आप ये जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन, डिज़ाइन ऑफ ग्रामर्स, एप्लीकेशन ऑफ एन एरिया, ये नॉलेज क्रिएशन है। और जब आप नॉलेज क्रिएट करते हैं यानी इनोवेट करते हैं तो यू कैन पब्लिश योर वर्क। तो आप एट द एंड ऑफ सेमेस्टर या आगे कभी छुट्टियों में अपने इस काम को कभी भी पब्लिश कर सकते हैं। तो ये रीज़न है जी, आपको स्टूडेंट्स को थोड़ी मुश्किल तो पेश आ रही थी सेमेस्टर प्रोजेक्ट में। आई कैन अंडरस्टैंड कि उसमें आपकी काफ़ी एफ़र्ट पुट होती है, लेकिन उस एफ़र्ट का मकसद जो है वो यही था। तो उसमें मेरी भी एफ़र्ट मैनी फोल्ड हो जाएगी कि मिड और फाइनल और 2 क्विज़ के अलावा मेरे पास 8 पेपर और होंगे चेक करने को रिलेटिवली, लेकिन उसमें कोर्स के साथ जस्टिफिकेशन हो जाती है। अगर आप सिर्फ ये स्ट्रिंग ए बी की एप्लीकेशन बना के और एक्सरसाइज करके चले जाते तो आपको शायद ये पता तो चल जाता ये क्या चीज़ है, लेकिन आप इसे कभी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर सकते थे किसी लेवल पे। तो इसका थोड़ा सा फ़ायदा ये है मेहनत का कि आपका कोर्स समझ भी आ गया और अप्लाई भी हो गया, बिकॉज इट्स अ सीनियर ग्रेड कोर्स और लॉजिक का कोर्स है, तो इसमें ये चीज़ें नेसेसरी हैं। एनीवेज जी ये आपका कुछ सिलेबस हो गया, मिड टर्म, फाइनल टर्म, क्विज 1, क्विज 2 का। सेमेस्टर प्रोजेक्ट तो आपका साथ साथ चल ही रहा है। अब हम आ जाते हैं कि हमने लास्ट वीक क्या पढ़ा था। लास्ट वीक जी हमने एक ट्यूरिंग मशीन को स्टडी किया था, और आपने देखा था कि इसकी जीन्स जाके एफएसएस के अंदर ही मर्ज हो जाती हैं। बस इसमें रीड राइट और डायरेक्शन है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम इसमें सिंपलिस्टिक टीएम्स को करेंगे। टीएम्स बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसमें आप वेट भी डाल सकते हैं। जो आपने राइट करना है लेटर टेप के ऊपर, उस राइट को हासिल करने के लिए पूरा एक फार्मूला या पूरा मॉडल डाल सकते हैं कि जी ये हमारी इनपुट है, और अब आउटपुट लेने के लिए हमें ये मैथमेटिकल थ्योरेटिकल मॉडल प्रोसेस करके आउटपुट लेना होगी, ठीक है। और यही तो एसेंस था जो आपने मूवी देखी थी इमिटेशन गेम्स, उसमें एनिग्मा का जो कोड ब्रेक किया था एलन ट्यूरिंग और उसकी टीम ने, उसमें क्या लॉजिक थी, वो एक जर्मन वर्ड की इनपुट ले रहे थे। अब आउटपुट को लिखने के लिए दे वर यूटिलाइजिंग अ थ्योरेटिकल मॉडल। वो एक पूरा मॉडल से उसको प्रोसेस करते थे और फिर आउटपुट जनरेट करते थे। तो वो वेट था बुनियादी तौर पे। और फिर डायरेक्शन आपकी जो है किताब में तो राइट लेफ्ट दी हुई है, आप इसे कार्टियन प्लेन पे घुमा सकते हैं 360 डिग्री के ऊपर, या किसी और मॉडल के ज़रिए इसको आप मूव कर सकते हैं। कार्टियन प्लेन इज़ वन एग्जांपल ऑफ अ मॉडल, आप अपना मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। तो बुक में समझाने के लिए इसमें राइट लेफ्ट लिखा हुआ है, लेकिन जो इनपुट के बाद प्रोसेस आउटपुट है और जो डायरेक्शन है उसमें आप पूरा एक थ्योरेटिकल मॉडल या एनालिटिकल इंजन अटैच कर सकते हैं। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप अपने सीनियर्स का भी काम पढ़ सकते हैं। 1 सेशन में सादिया नाम था एक स्टूडेंट का, उसने इस पे FYP किया था इंक्रिप्शन पे। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पे लाइब्रेरी में उनकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, और बड़ी अच्छा उस बच्ची ने मेहनत से काम किया था, आप उसे देख सकते हैं। नेट पे भी मटेरियल आपको मिलेगा। फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग में मैं आपको मज़ीद इसमें बता दूंगा कि क्या कुछ हो सकता है। सो TM जो है वो एक बड़ी पावरफुल मशीन है। आपका जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है वो भी एक वेट की बेस पे करता है। आपने कीबोर्ड से A का बटन प्रेस किया तो आपको स्क्रीन पे जो A नज़र आता है वो अच्छे खासी प्रोसेसिंग होके आता है, आस्का या यूनिकोड के थ्रू प्रोसेस होके आपको पता है ऐप लेयर से कर्नल को जाएगा, कर्नल से हॉल को जाएगा, हॉल से बायोस को जाएगा, बायोस से माइक्रो कोड को, माइक्रो कोड से सिग्नल्स जनरेट होंगे, प्रोसेसिंग होगी और वापस फिर स्क्रीन तक आपकी आउटपुट पहुंचेगी। तो ये पूरा का पूरा एक मैथमेटिकल थ्योरेटिकल मॉडल होता है जो आपकी इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर देता है, ठीक है। अब मैं आपसे वॉइस जो है आपको एनालॉग सिग्नल्स डिजिटल में कन्वर्ट होके आप तक पहुंच रहे हैं, तो एवरीथिंग दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू अ ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। यही चैप्टर 24 से जब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा आगे आने वाले सेशंस में कंप्यूटर की, तो उसमें आप ये चीज़ देख लेंगे। एक चीज़ फिर से ऐड करता चलूँ, ओनली द DTM इज कंप्यूटर डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, नॉट द NTM, non-deterministic Turing machines can't be programmed. That means innovation. We are interested in intelligence. DTM is an intelligent machine, not an innovative.
ह्यूमन ब्रेन इज़ एन इनोवेटिव बायोलॉजिकल एस्पेक्ट यू में से एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा प्रोसेसर है जो इनोवेटिव भी है इंटेलिजेंट होने के साथ साथ। तो नॉन डिटर्मिनिज्म में इनोवेशन जो है वो आपकी इस्तेमाल होती है। फिक्शन मूवीज़ में यू सी a lot of innovative computers, but in reality none exist to date. तो ये कुछ हो गया जी कोर्स ओवरव्यू, मिड टर्म, फाइनल टर्म सिलेबस, क्विज सिलेबस, कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। और पिछले हफ्ते हमने जो किया उसमें एक था ट्यूरिंग मशीन, रीड राइट हम वही लेटर कर रहे थे और डायरेक्शन राइट की ले रहे थे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। आपको जैसा मैंने बताया कि एग्ज़ाम्स में भी ये जो डिसाइडेबिलिटी और इंट्रेसेबिलिटी है इसकी एग्जांपल्स हम लेंगे सेमेस्टर प्रोजेक्ट में, एग्ज़ाम्स में हम ये नहीं देंगे क्योंकि वो पूरा थ्योरेटिकल मॉडल होता है आउटपुट पे और डायरेक्शन पे। मैं आपको एग्जांपल्स जो हैं वो इसकी दे दूंगा और अगर वक्त बचा तो आई मे आस्क यू टू अप्लाई अ लिटिल बिट इन योर सेमेस्टर प्रोजेक्ट एज वेल फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। वरना आपको नॉन क्रेडिटेड असाइनमेंट या सीपी असाइनमेंट जैसे अभी दी थी एक डीटीएम की, चैप्टर 5 के एफएसएस को जो डीटीएम में कन्वर्ट करना था, ऐसी मैं एक असाइनमेंट आपको 1 नंबर की दूंगा जिसमें आपने डिसाइडेबिलिटी और इंट्रैक्टेबिलिटी देखना होगी टीएम के अंदर और आउटपुट और डायरेक्शन के लिए एक मॉडल अप्लाई करना होगा रेदर दैन डूइंग इट इन सेमेस्टर प्रोजेक्ट। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद हमने पिछले हफ्ते एक और चीज़ पढ़ी थी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और मेरा ख्याल है मैंने इसकी स्लाइड्स ग्रुप पे अपलोड कर दी हैं या नहीं की, फेसबुक के आपके स्टडी ग्रुप पे CFG की। मैं देख लेता हूँ कि मैंने ऐसा किया है कि नहीं। ठीक है, अभी आपके साथ मैंने ट्रांसड्यूसर्स की शेयर की हैं और मैं आपके साथ जो है वो CFG की जो पिछले लेक्चर की स्लाइड्स थी वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। और जो अब हमारे सेशंस हैं 3 मिस्ड सेशंस हैं, उसमें होपफुली आपका अगर आप देखें तो अब हमारे पास एक थर्सडे का नोटिस के मुताबिक जो सेशन हमारे पास है वो बन जाता है जी आपका, आपने आना है 3 जुलाई को, विच मीन्स कि हमारे पास 3 सेशंस जो हैं वो अभी हैं, थर्सडे 24 का, 28 मंडे का और 1 जुलाई थर्सडे का। 3 ये और 3 आपके जो मिस सेशंस हैं, तो 6 सेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं करूँगा क्या कि आपको रिकॉर्डेड सेशंस के अंदर सिलेबस के जो कंटेंट्स रह गए हैं वो कवर अप कर लूँगा और जो सेशंस हमारे रह गए हैं 2 थर्सडे के जो हमारे सेशन हैं, एक ये वाला थर्सडे और एक फर्स्ट वाला, इसको हम इंटरेक्टिव सेशन बना लेंगे। ठीक है। और जो आगे मंडे का सेशन है और 3 पिछले सेशंस हैं ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे कंटेंट्स को कवर करने के लिए। और जो 2 थर्सडे के सेशंस हैं उसको हम इंटरेक्टिव बना लेंगे कि आपके जो इसमें क्वेश्चंस होंगे उसको हम ले लेंगे। जो अब एस्पेक्ट्स आपके रह गए हैं वो देखें, अब हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमने पढ़ ली थी पिछले हफ्ते, देख ली थी। नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, उसकी एग्जांपल्स हैं। PDA एक टाइप ऑफ मशीन है जैसे TG और GDG थी, उसकी एग्जांपल्स हैं। और एक तीसरी तरह की लैंग्वेजेस होती है नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, यानी कि 3 ही टॉपिक हमारे सिर्फ रह गए हैं, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस और PDA। ये टॉपिक और इनकी एग्जांपल्स हम इंशाल्लाह इन 3 सेशंस में देखेंगे और रिकॉर्डेड सेशन में। और 3 हमारे पास सेशन हैं टाइम टेबल वाले, उसमें हम इंटरेक्शन कर लेंगे, इनको समझ लेंगे। फिर भी कुछ रह गया तो जब आप कैंपस पे आएंगे तो हम उसको इंशाल्लाह कवर अप कर लेंगे। आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट मुझे अब भेज ही दिया होगा, उम्मीद है सब स्टूडेंट्स ने, और वर्दा बेटा को CC भी कर दी होगी क्योंकि वो लॉग कर रही हैं और ज़फ़र जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लॉग कर रहे हैं जो डेट्स हैं आपकी CP असाइनमेंट्स की। तो ये दोनों बच्चे मुझे अब जो कैंपस पे आएंगे तो वो ये हैंड ओवर करेंगे और मैं फिर आपके CP के मार्क्स लगा दूंगा आपकी ईमेल देखते हुए अटेंडेंस और ईमेल देखते हुए।
और जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है उसकी आपने हार्ड कॉपी लेके आनी है कैंपस में और मुझे हैंड ओवर कर देनी है कंप्यूटर थ्योरी के पेपर के दिन। जिस दिन मिड टर्म का इम्तहान होगा आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट की कॉपी प्रिंटेड फॉर्म में मुझे ला कर दे देनी हर ग्रुप ने, ताकि वो फिर इवेलुएट हो सके। तो अब चार्ट क्योंकि पेपर सर आप लोग ऐसे ही देंगे ना, चार्ट पेपर्स? जी जी वो चार्ट पेपर्स होते हैं, साथ साथ एक A4 के रिम की बाइंडिंग कराई होती है बच्चों ने, जो इंडिविजुअल जी टेबल्स होती हैं, एक वो होता है, एक चार्ट होते हैं, और साथ तीसरा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना हुआ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है रिसर्च पेपर की तरह का। तो हम यहाँ पे आपके जो अब लास्ट टास्क बच जाती है, इसके बाद आपने एनालिटिकल इंजन तो उसका बना लिया, अब आपने उसको लिखना है पेपर की फॉर्म में। मैं उसका फॉर्मेट आपके स्टडी ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दूंगा, IEEE फॉर्मेट। उस फॉर्मेट में आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख लिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट को अगर एक्सपैंड करें तो इंट्रोडक्शन बन जाता है। उसमें आपने पास्ट जो बताया वो छोटा रखना होता है, आपने क्या काम किया उसको काफ़ी लेंथ में लिखना होता है, और फिर फ्यूचर में क्या हो सकता है वो भी एक पैराग्राफ में दे देते हैं, और रेस्ट ऑफ द पेपर का भी बता देते हैं कि कैसे चलेगा। तो एक डिटेल्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन का ये सेशन हो जाता है। फिर एक सेक्शन होता है लिटरेचर रिव्यू। आपने नेट से जहाँ से आइडिया लिया था, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में भी बच्चों ने रेफरेंस लिखे हुए हैं, 2-3 जहाँ से आपने पढ़ा है, नेट से, वेबसाइट से पढ़ा है, रिसर्च पेपर से पढ़ा है, किताब से पढ़ा है, टेक्स्ट बुक से भी पढ़ा है, ज़ाहिर है टेक्स्ट बुक का हवाला दे दें, अपने सीनियर के पेपर से पढ़ा है वो लिख दें, IIT इंडिया का कोई जो भी आपने किया। लिटरेचर रिव्यू में आपने जो 4-5 रेफरेंस पढ़े उनको, उनका आप खुलासा लिख दें कि किताब से मैंने ये देखा और यूँ इस्तेमाल किया, फिर मैंने अपने जो सीनियर था उसका इस तरीके से काम लिखा, लेकिन उसे वर्ड की प्रॉपर APA रेफरेंसिंग स्टाइल में या IEEE स्टाइल में आपने उसे रेप्लिकेट करना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी उसके अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। तो ये अब आपकी लास्ट टास्क होगी इसमें करने की। और लिटरेचर रिव्यू के बाद मटेरियल्स एंड मेथड आ जाता है। उसमें आपने शुरू से बताना है कि जी खुलासा देना कि यूँ हमने रेगुलर लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर्स आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, रेगुलर लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर्स डिज़ाइन किए, ग्रामर्स लिखी पहले, फिर उसके रिकॉग्नाइजर्स बनाए यानी कि FSAs बनाए, और उसके बाद आपने उसमें ये बता देना है कि जी फिर हमने इस तरह से ट्रांसड्यूसर्स अप्लाई किए, वेट्स अटैच किए, हमने यूनिफिकेशन अप्लाई की ताकि एनालिटिकल इंजन को कंबाइन किया जा सके, एक थ्योरेटिकल मॉडल बनाया जा सके जो ह्यूमन ब्रेन के कैपेबल हो। तो वो सारा काम जो आपने किया उसका खुलासा आपने लिख देना है। पेज की लेंथ जो है वो आपने 8 से 15 पेज से ज़्यादा नहीं लेके जानी, और IEEE फॉर्मेट में उसको लिखना है। और मटेरियल एंड मेथड के बाद कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क होता है। तो उसमें आप बता सकते हैं कि जी कंप्यूटर थ्योरी के अंदर जो फ़ायदे आपको हासिल होते हैं, इसमें एक्यूरेसी लेवल बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग हो जाती है मॉडल की, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ये एक्यूरेसी आपको नहीं मिलती क्योंकि उसमें एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नहीं होती। सो ये फॉर्मल मेथड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डोमेन को टच करता है, और आपने इसे इस्तेमाल करते हुए, और इसमें कुछ बच्चे ये हैं कि ओपल सिमुलेटर में टेस्ट भी कर लेते हैं अपनी किसी मशीन को, वो हवाला भी दे देते हैं। अगर आपने काम पब्लिश भी करना हो तो सिमुलेटर पे बाद में कर लीजिएगा, अब ना करें तो अब टाइम नहीं है। जब पब्लिश करना हो तो सिमुलेटर पे अपनी मशीन्स को चलाएं भी सही, टेस्ट भी करें, कोडिंग भी लिखें थोड़ी बहुत, और वो स्क्रिप्ट जो हैं वो साथ आप बता दें कि जी हमने सिमुलेटर पे इस काम को चलाया है, और जो इसका रिक्वायर्ड बिहेवियर था वो रिक्वायर्ड बिहेवियर ओपल पे हमें मिल रहा है। तो ये चीज़ आप उसमें डाल देंगे, और फ्यूचर में आप ज़ाहिर है कि इसको फिर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कोड के अंदर। वो खैर उसके लिए PL और कंपाइलर का कोर्स पढ़ना पड़ेगा, वो अभी ना करें, बस आपने अपना थ्योरेटिकल मॉडल बना दिया, अब ये इम्प्लीमेंट होने के काबिल है और एग्जॉस्टिवली टेस्टेड है, इसमें एरर रेट कम से कम होगा। तो ये आपने काम करना है पेपर में, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, और आपका लिटरेचर रिव्यू, मटेरियल्स एंड मेथड, कंक्लूजन। और इसकी डेडलाइन है, आपने कैंपस आने से पहले मुझे ईमेल कर देना, ठीक है, और पेपर के दिन, या चलें ठीक है, आप पेपर से एक दिन पहले कंप्यूटर थ्योरी के मुझे ईमेल कर दें सॉफ्ट कॉपी, और पेपर के दिन हार्ड कॉपी सारे प्रोजेक्ट की, जिसमें ये आखिरी असाइनमेंट भी शामिल होगी और पीछे की असाइनमेंट भी शामिल होंगी, ठीक है। तो वो आपने करनी होंगी। और इसमें हम ज़रा
जाके अपडेट भी कर लेते हैं अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट वाले डॉक्यूमेंट को, या चलें वो मैं थर्सडे को करूँगा। थर्सडे को इंटरेक्टिव सेशन होता है ना। आज काफ़ी बच्चे नहीं भी होंगे रिकॉर्डेड सेशन की वजह से। थर्सडे को मैं इंशाल्लाह वो आपको पॉइंट्स भी बता दूंगा इस टास्क के, लेकिन अब आपकी बस यही टास्क जो है वो रह गई है और इसकी डेडलाइन प्रोलॉन्ग्ड है आपके मिड टर्म के पेपर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सॉफ्ट कॉपी और पेपर के दिन आपने हार्ड कॉपी देनी होगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का सेशन। अब आपसे इंशाल्लाह थर्सडे को इंटरेक्टिव सेशन में मुलाकात होगी। कुछ बच्चे आपके कैंपस भी आए हुए हैं समझने के लिए, आज उन्होंने मुझसे टाइम लिया हुआ है, तो उनको मैं अभी वहाँ पे भी गाइड कर दूँगा। आपका लेक्चर ख़त्म करने के बाद आई हैव टू गो टू कैंपस, और एक मीटिंग है उसको अटेंड करने के बाद आई एम गोइंग टू जो बच्चे आए हुए हैं आपकी क्लास के कंप्यूटर थ्योरी के लिए, उनको थोड़ा सा टाइम देंगे। ओके जी, तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह थर्सडे को। तो कोई भी अब सर आपको ओएस की जो सिलेबस। लैब है, सर जी, ओएस की लैब कब तक जमा करवानी है? वेडनेसडे नाइट और थर्सडे से फ्राइडे? ओएस की लैब की असाइनमेंट जो थी जैसे दो थी ना अपने डीएलएल वाली, लास्ट हाँ की, दो थी। हाँ, वो जैसे पहले शेड्यूल चलता है, पहले जुमेरात होता है या वेडनेसडे होता है। जुमेरात से। हाँ, तो थर्सडे ही कर लें, ठीक है। तो थर्सडे तक वो जमा करा दें मुझे, तो इंशाल्लाह फ्राइडे को उसकी लैब भी कर लेंगे। और लैब के दिन ही मैं आपको उसका भी सारा डिटेल में बता दूंगा। जैसे आज कंप्यूटर थ्योरी का मैंने आपको शुरू से आखिर तक हर चीज़ अपडेट कर दी है, तो लैब का भी सारे CLOs, इवैल्यूएशन प्लान, एवरीथिंग मैं आपको फ्राइडे को इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा। तो सी यू ऑन थर्सडे इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। सर सर जी बेटा।